हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शेप स्टडी पर। तो आज हम देखेंगे जीव जगत का वर्गीकरण पार्ट सेकंड। इसका पार्ट फर्स्ट कल हमने देख लिया था। आज अपन देखेंगे इसका पार्ट सेकंड है। तो कल वाली क्लास आप लोग ज़रूर देखें और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, एंजियोस्पर्म के स्थलीय फ्लोरा पर आधिपत्य का प्रमुख कारण क्या है। यानी जो एंजियोस्पर्म है उनका स्थलीय फ्लोरा पर आधिपत्य का मुख्य कारण क्या है। तो उसकी ऑप्शन नंबर 1 विभिन्न आवासों को अपनाने की शक्ति, ऑप्शन नंबर बी अत्यधिक बीज उत्पन्न करने का गुण, ऑप्शन नंबर सी स्वपरागण की प्रकृति, ऑप्शन नंबर डी मानव द्वारा घरेलूकरण यानी डोमेस्टिकेशन। तो एंजियोस्पर्म के स्थलीय फ्लोरा पर आधिपत्य का मेनली कारण क्या होता है। तो वो होता है दोस्तों विभिन्न आवासों को अपनाने की शक्ति। इस प्रकार हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1 सही। यानी स्थलीय फ्लोरा पर आधिपत्य का मुख्य कारण उसकी क्या होती है, विभिन्न आवासों को अपनाने की शक्ति। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 मैचिंग वाला क्वेश्चन है। स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से मैच कराना है और काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जाते हैं। तो देखते हैं, पहला दिया हुआ है मोनेरा। तो मोनेरा जो है उसके कौन कौन से सदस्य हैं। तो मोनेरा जगत में किन किन को रखा जाता है। तो वो है बेसिलस और ओसिटेलेरिया। बेसिलस और ओसिटेलेरिया है उनको मोनेरा जगत में रखा जाता है। प्रोटिस्टा जगत में यूग्लिना ट्रिपेनोसोमा को रखा जाता है। यानी बी से कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 फंजाई में, फंजाई जगत में रखे जाते हैं म्यूकर और पेनिसिलियम। यानी म्यूकर और पेनिसिलियम फंजाई जगत के उदाहरण होते हैं। प्लांटी जगत में रखे जाते हैं क्लेमाइडोमोनास और सोलेनम। यानी क्लेमाइडोमोनास और सोलेनम प्लांटी जगत के क्या होते हैं, उदाहरण होते हैं। एनिमेलिया जगत में फेलिस और पैंथेरा, इनको किस जगत में रखा जाता है। तो एनिमेलिया जगत में रखा जाता है। इस प्रकार ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। यानी 1 से 2 नंबर। तो ये 1 से 2 नंबर दिया हुआ है। 2 से 3 नंबर, 2 से 3 नंबर, सी से 4 नंबर, सी से 4 नंबर, डी से 1 नंबर और ई से 5 नंबर। इस प्रकार हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन सही हो जाएगा बी। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने की संभावना काफ़ी अधिक होती है, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन में एक क्वेश्चन में ही आपसे बहुत ज़्यादा पूछ लिया जाता है। तो इस प्रकार को क्वेश्चन को मोस्टली आपको याद में रखने, ध्यान रखने। ये क्वेश्चन नंबर 2 था हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 बेमेल जोड़ी को चुनिए। यानी इसमें जो दिए हुए ऑप्शन है इनमें से एक जो जोड़ा है वो बेमेल है और 3 जोड़े जो है वो मेल यानी सम्मिलित किए गए। तो पहला ऑप्शन एडवर्ड जेनर, स्मॉल पॉक्स टीकाकरण यानी स्मॉल पॉक्स टीके की खोज किसने की थी। तो वो की थी एडवर्ड जेनर ने। किसने की थी। एडवर्ड जेनर ने। दूसरा ऑप्शन डाइनर ने प्रियंस की खोज की। तो आपको देखना है। तीसरा लुईस पास्चर, तो रेबीज के टीके का आविष्कार किसने किया था। लुईस पास्चर ने। चौथा डब्ल्यू स्टैनले, तो वायरसों का सर्वप्रथम क्रिस्टलीकरण किसने किया था। डब्ल्यू स्टैनले। तो इस प्रकार हमारा बेमेल जोड़ा कौन सा हो जाएगा। तो जो बेमेल जोड़ा हो जाएगा वो हो जाएगा डाइनर। यानी डाइनर ने प्रियंस की खोज नहीं की थी। तो प्रियंस की खोज किसने की थी। तो प्रियंस की खोज की थी
स्टेनले वो की थी स्टेनले बी पर्सिनर ने। किसने की थी? स्टेनले बी पर्सिनर ने प्रियंस की खोज की थी। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा बी सही, यानी डायनर प्रियन से संबंधित नहीं है। तो आपको याद रखना है, इसमें एक में ही 4 क्वेश्चन याद हो रहे हैं कि स्मॉल पॉक्स का टीकाकरण की खोज की थी एडवर्ड जेनर ने, प्रियंस की खोज की थी स्टेनली बी प्रोसिनर ने, रेबीज के टीके का आविष्कार किया था लुईस पास्चर ने, और वायरसों का सर्वप्रथम क्रिस्टलीकरण किसने किया था? डब्ल्यू स्टेनले ने। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी इसमें सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। विरियन क्या है? यानी विरियन के बारे में आपसे पूछ रखा है। तो ऑप्शन नंबर 1 वायरस का न्यूक्लिक अम्ल, क्या विरियन होता है? ऑप्शन नंबर बी एंटीवायरल एजेंट। ऑप्शन नंबर सी वायरस की प्रोटीन। ऑप्शन नंबर 4 होस्ट के बाहर पूर्ण रूप से संयोजित वायरस। तो आपको बताना है कि विरियन क्या है। विरियन के बारे में हमें बताना है। तो सबको पता है कि विरियन क्या होता है। तो वो होता है होस्ट के बाहर पूर्ण रूप से संयोजित वायरस होता है, जिसको विरियन बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है कि कौन सा युग्म गलत है। तो यानी हमें गलत युग्म की पहचान करनी है, गलत युग्म का पता लगाना है। तो लुईस पास्चर वैक्सीन शब्द दिया। तो सबसे पहले वैक्सीन शब्द किसने दिया था? लुईस पास्चर ने। ठीक है, सही है। दूसरा ऑप्शन बिंजेरिक ने कंजेटियम वायरस फ्लूइडम की खोज की थी। सही बात है, यानी कंजेटियम वायरस फ्लूइडम की खोज या जो पता लगाया था वो किसने लगाया था? बिंजेरिक ने। रेट्रोवायरस किसने खोजा था? क्या यह इवानोवस्की ने खोजा था? तो देखते हैं। और चौथा ऑप्शन दिया हुआ स्टेनले। तो TMV को क्रिस्टलीकृत किया था। तो सबसे पहले TMV यानी टोबैको मोजेक वायरस। TMV की फुल फॉर्म क्या होती है? टोबैको मोजेक वायरस। तो इस प्रकार हमारा जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो सही हो जाएगा इवानोवस्की, यानी इसने रेट्रोवायरस नहीं खोजा था। तो रेट्रोवायरस किसने खोजा था? रेट्रोवायरस खोजा था दोस्तों, तो वो खोजा था विल्हेम, क्या नाम था? विल्हेम एलरमन और ओलुफ बेक नामक वैज्ञानिक। इन्होंने 1908 में रेट्रोवायरस की खोज की थी सबसे पहले। इस प्रकार हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी सबसे पहले वैक्सीन शब्द किसने दिया था? लुईस पास्चर ने। कंजेटियम वाइवम फ्लूइडम की खोज किसने की? बिंजेरिक नामक वैज्ञानिक ने। और रेट्रोवायरस सबसे पहले किसने खोजा था? विल्हेम एलरमन और ओलुफ बेंग नामक वैज्ञानिक ने 1908 में इसकी खोज की थी। और TMV को क्रिस्टलीकृत किसने किया था? तो वो किया था स्टेनले नामक वैज्ञानिक ने। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे क्या कह रहा है कि उस युग्म को पहचानिए जिसमें वायरस रोग निहित है, यानी वायरस से फैलने वाले रोगों का हमें पता लगाना है। तो ऑप्शन नंबर 1 मम्पस एवं स्मॉल पॉक्स। ऑप्शन नंबर बी हर्पीज एवं इन्फ्लूजा। ऑप्शन नंबर सी न्यूमोनिया एवं सिफिलिस। चौथा ऑप्शन ए और बी दोनों। तो हमें पता लगाना है कि जो कौन सा ऑप्शन में दिए हुए जो रोग हैं, रोगों के जो नाम है, उनमें से कौन सा वायरस रोग जनित है। तो आपको पता है मम्पस एवं स्मॉल पॉक्स एवं हर्पीज एवं इन्फ्लूजा, ये दोनों क्या होते हैं? वायरस जनित रोग होते हैं। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सही हो जाएगा 4 नंबर, यानी डी, ए एवं बी दोनों। आपको पता है कि न्यूमोनिया और जो सिफिलिस है,
वो दोनों के रोग किस प्रकार के रोग होते हैं? वो होते हैं जीवाणु रोग। कैसे रोग होते हैं? जीवाणु जनित रोग। तो वायरस जनित रोग ए और बी ऑप्शन दोनों हो जाएंगे, मम्पस एवं स्मॉल पॉक्स, हर्पीज एवं इन्फ्लुएंजा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। पौधों में मोजेक निर्माण, लीफ रोलिंग व कर्लिंग, पौधों के भागों का पीला पड़ना, शिराक्षय यानी वेन क्लियरिंग, बोनापन एवं स्टेंट वृद्धि, नेक्रोसिस आदि किसके लक्षण होते हैं? तो पौधों में ये सारे जो लक्षण दिए हुए, मोजेक निर्माण, लीफ रोलिंग व कर्लिंग, पौधे के भागों का पीला पड़ना, शिराक्षय, बोनापन एवं स्टेंट वृद्धि, नेक्रोसिस आदि लक्षण जो होते हैं वो किस प्रकार के लक्षण होते हैं? क्या वो जीवाणु जनित रोग से संबंधित होते हैं, या माइकोप्लाज्मा जनित रोग से संबंधित होते हैं, या वायरस रोग से संबंधित होते हैं, या फंगल जनित रोग से संबंधित होते हैं? तो पौधों में मोजेक निर्माण होना, लीफ रोलिंग व कर्लिंग होना, पौधे के भागों का पीला पड़ना, शिराक्षय, बोनापन, नेक्रोसिस आदि जो लक्षण पाए जाते हैं या जो लक्षण उत्पन्न होते हैं वो वायरस जनित रोग के कारण उत्पन्न होते हैं। किस प्रकार के रोग के कारण उत्पन्न होते हैं? तो वायरस जनित रोग के कारण उत्पन्न होते हैं। काफ़ी मोस्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने लायक क्वेश्चन है, और पीछे एक बार ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, तो आपको इस क्वेश्चन को क्या करना है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से पौधे का वायरस जनित रोग नहीं है? यानी आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें पता लगाना है कि पौधे का वायरस जनित रोग कौन सा नहीं है। तो पहले का गन्ने का रेड रोट रोग, दूसरा टोबैको मोजेक रोग, तीसरा टोमेटो का लीफ कर्ल, या चौथा नींबू का ट्रिस्टेजा रोग। तो आपको पता लगाना है कि कौन सा जो ऑप्शन है उसमें वायरस जनित रोग नहीं है। तो सबको पता होना चाहिए कि जो गन्ने का रेड रोट रोग है ये वायरस जनित नहीं होगा। वायरस जनित नहीं होता है, ये होता है बैक्टीरियल रोग होता है, जीवाणु जनित रोग। बाकी टोबैको मोजेक रोग और टोमेटो का लीफ कर्ल और नींबू का ट्रिस्टेजा रोग, ये रोग कैसे होते हैं? वायरस जनित रोग होते हैं। इस प्रकार हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा ए वाला, गन्ने का रेड रोट रोग, ये वायरस जनित रोग नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 9। वायरस को सर्वप्रथम किसने क्रिस्टलीकृत व विलगित किया था? ये अभी अपन ने पीछे देखा था कि वायरस को सर्वप्रथम किसके द्वारा क्रिस्टलीकृत व विलगित किया गया है? तो वो किया गया है W.M. स्टैनले के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है? W.M. स्टैनले के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैचिंग क्वेश्चन है, आपको स्तंभ फर्स्ट और स्तंभ सेकंड मैच करने हैं दोनों। तो पहला है पादप वायरस। तो जो पादप वायरस है वो किस प्रकार के रोग का कारण है या किस प्रकार के रोग से होता है? तो वो होता है टोबैको मोजेक वायरस के कारण। दूसरा जंतु वायरस, यानी जो पोलियो है वो जंतु वायरस का प्रकार होता है। तीसरा वायरोड्स, तो जो वायरोड्स है वो होता है पोटैटो स्प्लिंडल ट्यूमर के कारण। और प्रियॉन्स, ये किस प्रकार का रोग होता है? ये कुरु रोग का प्रकार है। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? 1 से 4, यानी 1 से 4, बी से 3, बी से 3, सी से 2, सी से 2 और डी से कौन सा हो जाएगा? 1। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? वो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने लायक क्वेश्चन है, ढंग से आप इसको याद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11।
सभी यूकैरियोटिक एककोशिकीय प्राणी संबंधित होते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन है। सभी यूकैरियोटिक एककोशिकीय प्राणी किससे संबंधित होते हैं? मोनेरा से, प्रोटिस्टा से, फंजाई से या जीवाणु से। तो आपको ये पता लगाना है कि जो सभी यूकैरियोटिक एककोशिकीय प्राणी होते हैं वो किससे संबंधित होते हैं? तो वो संबंधित होते हैं प्रोटिस्टा में, यानी प्रोटिस्टा वर्ग में सभी यूकैरियोटिक एककोशिकीय प्राणी पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। 5 जगत वाला वर्गीकरण इसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। यानी पंच जगत प्रणाली किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी, ये पूछ रहा है। पंच जगत प्रणाली तो सबको पता है। पंच जगत प्रणाली किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? R.H. व्हाइटेकर के द्वारा। किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है? R.H. व्हाइटेकर के द्वारा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा? इस प्रकार ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, पंच जगत प्रणाली R.H. व्हाइटेकर के द्वारा प्रस्तुत की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। लवणीय क्षेत्रों में रहने वाले जीव क्या कहलाते हैं? यानी लवणीय क्षेत्र में निवास करने वाले जीवों को क्या कहा जाता है? मिथेनोजन्स, एलोफाइल्स या एलियोफाइट्स या थर्मोएसिडोफाइल्स। तो लवणीय क्षेत्रों में रहने वाले जीवों को क्या कहा जाता है? एलोफाइल्स। क्या बोला जाता है? एलोफाइल्स लवणीय क्षेत्रों में निवास करने वाले जीव कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। नग्न कोशिका द्रव्य, बहुकेंद्रकीय एवं मर्तोपजीवी इनके लक्षण होते हैं। तो ये जो दिए हुए लक्षण है, नग्न कोशिका द्रव्य, बहुकेंद्रकीय एवं मर्तोपजीवी, ये किस समूह के लक्षण होते हैं? तो ये आपको पता लगाना है। क्या ये मोनेरन समूह के लक्षण है, या प्रोटिस्ट समूह के लक्षण होते हैं, या फंजाई के लक्षण होते हैं, या स्लाइम मोल्ड्स के लक्षण होते हैं? तो हमें पता लगाना है कि नग्न कोशिका द्रव्य, बहुकेंद्रकीय एवं मर्तोपजीवी किस समूह के लक्षण होते हैं? तो ये लक्षण होते हैं स्लाइम मोल्ड्स के। किसके होते हैं? स्लाइम मोल्ड्स। इनमें नग्न कोशिका द्रव्य पाया जाता है, बहुकेंद्रकीय होता है एवं ये किस प्रकार के होते हैं? मर्तोपजीवी होते हैं। इस प्रकार हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। उच्चतर पादपों की जड़ों एवं फंजाई के मध्य का संबंध क्या कहलाता है? यानी उच्च पादपों की जड़ों एवं फंजाई के मध्य जो संबंध पाया जाता है उसको क्या कहते हैं या किस नाम से जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाइकेन, फ्रन, माइकोराइजा या बीजीए। तो उच्चतर पादपों की जड़ों एवं फंजाई के मध्य संबंध क्या कहलाता है? माइकोराइजा। क्या कहलाता है? माइकोराइजा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, डाइकैरियन यानी केंद्रक युग्म तब निर्मित होता है जब मियोसिस यानी अर्धसूत्रण अवरुद्ध हो जाता है, या दो एगोनित कोशिकाएं तुरंत संलयित यानी फ्यूज नहीं होती, या कोशिका द्रव्य संलयित नहीं होता। यानी डाइकैरियन का निर्माण कब होता है आपको ये बताना है। केंद्रक युग्म डाइकैरियन कब निर्मित होता है? पहला ऑप्शन मियोसिस, जब अवरुद्ध हो जाता है तो उस कंडीशन में डाइकैरियन का निर्माण नहीं होता, या दो एगोनित कोशिकाएं तुरंत संलयित नहीं होती, उस कंडीशन में भी डाइकैरियन निर्मित नहीं होता, या कोशिका द्रव्य संलयित नहीं होता, उस कंडीशन में भी क्या होता है? डाइकैरियन का निर्माण नहीं होता है। तो इस प्रकार जो ऑप्शन इसमें सेट हो रहा है वो ऑप्शन सेट होगा ऑप्शन नंबर 4। यानी जो दी गई जो कंडीशन है इनमें से किसी भी कंडीशन में डाइकैरियन यानी केंद्रक युग्म का निर्माण नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। कंटेजियम कंजेटियम वाइवम फ्लूइड को प्रस्तुत किया था। यानी कंजेटियम वाइवम
फ्लूइडम को प्रस्तुत किया था? किसने किया था? ये क्वेश्चन अभी हमने पीछे भी देखा था मैच करने वाले क्वेश्चन में। तो पहला ऑप्शन डीजे इवानोवस्की, दूसरा ऑप्शन MW बिल्जेरिक, सी ऑप्शन स्टेनले या डी ऑप्शन रॉबर्ट हुक। तो कंजेटियम वाइवम फ्लूइडम को किसने प्रस्तुत किया था? तो वो प्रस्तुत किया था MW बिल्जेरिक नामक वैज्ञानिक ने। अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। माइकोबायोन्ट यानी कवकांश व फ्राइकोबायोन्ट सेवालांश के मध्य संबंध पाए जाते हैं। तो कवकांश व सेवालांश के मध्य जो संबंध पाया जाता है वो कौन से संबंध होते हैं? तो वो होते हैं पहला ऑप्शन माइकोराइजा या जड़ों के मध्य, या लाइकेंस या बीजीय। तो कवकांश यानी माइकोबायोन्ट और सेवालांश यानी फ्राइकोबायोन्ट के मध्य जो संबंध पाए जाते हैं वो संबंध किस में पाए जाते हैं? तो वो संबंध पाए जाते हैं लाइकेंस में। किस में पाए जाते हैं? लाइकेन में। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। वायरस व वायरोड्स में ये अंतर होता है, यानी ये पूछ रहा है कि वायरस व वायरोड्स में दिए हुए ऑप्शन में से कौन सा अंतर पाया जाता है? तो पहला ऑप्शन प्रोटीन आवरण वायरोइड में अनुपस्थित होता है लेकिन वायरस में उपस्थित होता है। क्या ये बात सही है? यानी वायरोइड में प्रोटीन आवरण अनुपस्थित होता है और वायरस में उपस्थित होता है। दूसरा ऑप्शन निम्न अणुभार वाले RNA की वायरस में उपस्थिति लेकिन वायरोइड में अनुपस्थित होता है, या ए व बी ऑप्शन दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता लगाना है कि दिए हुए ऑप्शन के आधार पर वायरस व वायरोइड में कौन सा अंतर होता है। तो सबको पता है कि जो प्रोटीन आवरण है वो वायरोइड में अनुपस्थित होता है, लेकिन वायरस में प्रोटीन आवरण क्या होता है? पाया जाता है। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। कवकीय लैंगिक चक्र के संबंध में घटनाओं के सही क्रम का चुनाव कीजिए। यानी कवक में पाया जाने वाला जो लैंगिक चक्र है उनमें जो होने वाली जो घटना है उसका हमें पता लगाना है कि पहले कौन सी घटना होती है और बाद में कौन सी घटना होती है। सीधा ऑप्शन के आधार पर बता देता हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेकंड ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन है, दोबारा पूछे जाने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। तो हमारा जो ऑप्शन सी हो जाएगा प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी एवं मियोसिस। ये जो घटनाएं हैं ये कवकीय लैंगिक चक्र में क्रम के अनुसार होती है। यानी सबसे पहले प्लाज्मोगेमी लैंगिक जनन की घटना पाई जाती है, उसके बाद कैरियोगेमी घटना होती है और उसके बाद में मियोसिस इसमें पाया जाता है। इस प्रकार हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सही हो जाएगा सी वाला। क्वेश्चन नंबर 21 नंबर क्वेश्चन है, फाइकोमाइसिटीज के सदस्य इसमें पाए जाते हैं। यानी दिए हुए ऑप्शन के आधार पर हमें पता लगाना है कि फाइकोमाइसिटीज के सदस्य किस में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 जलीय आवासों में, ऑप्शन नंबर 2 क्षय होती हुई लकड़ी में, ऑप्शन नंबर 3 नम हुए गीले स्थानों पर, ऑप्शन नंबर 4 पौधे पर अविकल्पी परजीवी के रूप में। तो फाइकोमाइसिटीज के सदस्य किस में पाए जाते हैं? तो सबको पता है कि फाइकोमाइसिटीज के जो सदस्य हैं वो जलीय आवास में भी निवासित होते हैं, क्षय होती हुई लकड़ियों में भी देखने को मिल सकते हैं, नम हुए गीले स्थानों पर भी देखने को मिलते हैं और पौधों पर अविकल्पी परजीवी के रूप में भी फाइकोमाइसिटीज के सदस्य पाए जाते हैं। इस प्रकार हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? वो हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा है,
निम्नलिखित में से सबसे छोटी जात जीवित कोशिकाएं कौन सी है जिनमें एक निश्चित कोशिका भित्ति नहीं होती? ये पादपों और जंतुओं में रोगजनक है और बिना ऑक्सीजन के भी जीवित रह सकती है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्या पूछा है इसने कि सबसे छोटी जीवित कोशिकाएं जिनमें एक निश्चित कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, पादप और जंतुओं में रोगजनक का कार्य करती है और बिना ऑक्सीजन के आधार पर भी जीवित रह सकती है। तो दिए हुए ऑप्शन के आधार पर कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? क्या वो बेसिलस है ऑप्शन नंबर 1, क्या वह सुडोमोनास है, या माइकोप्लाज्मा, या नॉन स्टॉप? तो दिए हुए गुणों के आधार पर सबसे छोटी जीवित कोशिका भित्ति जिसमें नहीं होती, पादपों और जंतुओं में रोगजनक और बिना ऑक्सीजन के भी जीवित रह सकती है, तो वो हमारी वो होती है माइकोप्लाज्मा। यानी माइकोप्लाज्मा कोशिका जो होती है जिसके ऊपर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, रोगजनक का कार्य भी करती है और ऑक्सीजन के बिना भी जीवित रह सकती है। तो दिए हुए ऑप्शन के आधार पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा सी, माइकोप्लाज्मा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। निम्न में से कौन सा अवयव बैक्टीरिया कोशिका को चिपकने की विशिष्टता प्रदान करता है? यानी कौन सा जो अवयव है वो बैक्टीरिया कोशिका को चिपकने की विशिष्टता प्रदान करता है? तो कोशिका भित्ति, ऑप्शन नंबर 2 केंद्रकीय झिल्ली, ऑप्शन नंबर सी प्लाज्मा झिल्ली, या ऑप्शन नंबर सी ग्लाइकोकैलिक्स। तो दिए हुए ऑप्शन के आधार पर हमें पता लगाना है कि कौन सा जो अवयव है वो बैक्टीरिया कोशिका को चिपकने की विशिष्टता प्रदान करता है। तो वो करता है ग्लाइकोकैलिक्स। यानी ग्लाइकोकैलिक्स जो होता है वो बैक्टीरिया कोशिका को चिपकने के लिए स्थान या विशिष्टता प्रदान करते हैं। अगला देखते हैं, आगे नोट दिया हुआ है और अब जो भी स्लाइड आएगी 2, 3, 4 जो पेज हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट पेज है और फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड रीट के हिसाब से आने वाले क्वेश्चन है। तो दोस्तों हमें ये पर्सनली याद कर लेना, इसका रट्टा लगा लेना है। तो नोट क्या दिया हुआ है, वायरस में जनन मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। यानी वायरस में कितने प्रकार का जनन पाया जाता है? 2 प्रकार का। पहला विभोजी जनन यानी फैगिक रिप्रोडक्शन, और दूसरा अवशोषी जनन यानी पियोनोसाइटिक रिप्रोडक्शन। अवशोषी जनन में संपूर्ण वायरस यानी आवरण को छोड़कर अगर उपस्थित है पोषक कोशिका के अंदर प्रवेश करता है, जबकि विभोजी जनन में केवल केंद्राव यानी न्यूक्लियोइड ही पोषक कोशिका में प्रवेश करता है। तो ये हमें याद रखना है कि वायरस में कितने प्रकार का जनन पाए जाते हैं। तो वायरस में 2 प्रकार का जनन होता है, एक विभोजी जनन और दूसरा अवशोषी जनन। अवशोषी जनन में क्या होता है, संपूर्ण जो वायरस है वो पादप कोशिका के अंदर प्रवेश करता है, जबकि विभोजी जनन में क्या होता है, केवल केंद्राव यानी न्यूक्लियोइड ही पोषक कोशिका में प्रवेश करता है। तो इस प्रकार ये हमें याद कर लेना है वायरस में जनन। अगला देखते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, स्लाइड है और हर प्रकार के एग्जाम में पूछा जाता है। तो हमें इसका यहाँ से रट्टा लगा लेना है और यहाँ से कुछ भी नहीं छोड़ना है। यहाँ से आपको हर प्रकार के एग्जाम में चीज़ देखने को मिलेगी। तो देखते हैं, दोहरी लड़ी हेलिक्स या डीएसडीएनए वायरस यानी डीएसडीएनए वायरस कौन से होते हैं? तो एडिनो वायरस, होज, सिंप्लेक्स वायरस, पोक्स वायरस, कॉलीफ्लावर मोजेक, कॉलीफोज लैम्ब्डा वायरस, टी रेखीय, हेपेटाइटिस बी, सेमियन वायरस 14 यानी SB14 और पोलियोमा यानी वर्तीय या चक्रीय वायरस। तो ये जितने भी प्रकार के वायरस होते हैं
इन सब में dsDNA यानी dsDNA या दोहरी लड़ी वाले DNA पाए जाते हैं। तो याद कर लेना, रट्टा लगा लेना इसका कि दोहरी लड़ी वाला DNA या dsDNA किन वायरस में पाया जाता है। तो एडिनो वायरस, होज सिम्प्लेक्स वायरस, पॉक्स वायरस, कॉलीफ्लावर मोजेक, कॉलीफेज लेमड़ा, टी यानी रेखीय, हेपेटाइटिस बी, सेमियन वायरस 14 यानी SV14 और पोलियोमा यानी वर्तीय या चक्रीय वायरस में दोहरी लड़ी यानी dsDNA पाया जाता है। अगला एकल हेलिक्स या एस DNA वायरस यानी एकल हेलिक्स या एस DNA वायरस किन में पाया जाता है। तो वो पाया जाता है कॉलीफेज MS में, कॉलीफेज द्वि यानी रेखिक में और कॉलीफेज 174 चक्रीय में। किस प्रकार का DNA पाया जाता है। तो वो पाया जाता है एकल हेलिक्स या एस DNA। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला एकल हेलिक्स या RNA वायरस कौन कौन से हैं। ये दोस्तों DNA वायरस और ये है RNA वायरस। तो RNA वायरस या एकल हेलिक्स वायरस किस में पाए जाते हैं, हमें ये देखना है। तो इसके उदाहरण हैं पोलियोमाइलिटिस वायरस, मुँह पक्का खुरपका रोग वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, रोस सार्कोमा वायरस, रेट्रो वायरस, टर्निप येलो मोजेक वायरस, टोबैको मोजेक वायरस यानी TMOV, पोटैटो मोजेक वायरस और बीन मोजेक वायरस यानी सभी रेखीय। इन सब में SRNA पाए जाते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन हर प्रकार के एग्जाम में, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, चाहे थर्ड ग्रेड हो, यहाँ से क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। तो ये तीनों स्लाइड जो है, यहाँ से आपको क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो इसको आप क्या कर लोगे, इसको रट्टा लगा लेना है और यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। dsDNA SSDNA और SSRNA, यहाँ से हर प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं, कुछ पॉइंट दे रखे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला पॉइंट, क्लेविसेप्स परपुरिया से बाजरा में इरगोट बीमारी होती है। यानी आपसे पूछा जाता है कि बाजरा में इरगोट बीमारी किसके कारण होती है। तो वो होती है क्लेविसेप्स परपुरिया के कारण। अगला, सेकेरोमाइसिस सीरेवेसी ब्रेकर की ईस्ट भी कहलाती है। यानी ब्रेकर की ईस्ट किसको कहा जाता है। तो वो कहा जाता है सेकेरोमाइसिस सेरेवेसी को। अगेरिकस गिल कवक भी कहलाता है। यानी गिल कवक किसे कहते हैं, अगेरिकस को। सबसे स्वादिष्ट मशरूम कौन सा होता है। तो वो होता है अगेरिकस ज़ोस्पोरस। यानी सबसे स्वादिष्ट मशरूम कौन सा होता है, अगेरिस ज़ोस्पोरस। गन्ने का लाल कीट और आलू में अंगेतीजुलस क्रम से कोलेट्रोट्राइकम, फाल्केटम और अल्टरनेरिया सोलानी से होता है। यानी ये गन्ने का लाल कीट और आलू में अंगेती जो रोग है वो किस कारण होता है, वो होता है कोलेट्रोट्राइकम, फाल्केटम और अल्टरनेरिया सोलानिस के कारण। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। क्लेविसेप्स परपुरिया बाजरा में इरगोट बीमारी, सेकेरोमाइसिस सीरेवेसी ब्रेकर की ईस्ट भी कहते हैं, अगेरिकस इसको गिल कवक भी कहते हैं और सबसे स्वादिष्ट मशरूम अगेरिकस ज़ोस्पोरस होती है। गन्ने का लाल कीट और आलू में अंगेतीजुलस क्रम से कोलेट्रोट्राइकम, फाल्केटम और अल्टरनेरिया सोलानी के कारण होने वाला रोग होता है। तो इसको क्या कर लोगे, याद कर लोगे, इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन देखने को पक्का मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं, लोसमर्निया डोनावनी यानी लिस्मानिया डोनावनी से काला अजहर या डमडम बुखार होता है जो सैंड फ्लाई से संचारित होता है। ये सबको पता है कि काला अजहर
या जिसको डम डम बुखार कहा जाता है। कौन सा बुखार? डम डम। ये लिस्मानिया डोनोवानी के कारण होता है, जो सैंड फ्लाई से संचारित होता है। जियार्डिया इंटेस्टाइनेलिस से जियार्डियस बीमारी होती है। यानी जियार्डिस नामक बीमारी किस जीवाणु के कारण होती है? तो जियार्डिया इंटेस्टाइनेलिस के कारण। अगला ट्रिपनोसोमा क्रूजी से साउथ अमेरिकन ट्रिपेनोमियासिस यानी जिसे चेगास बीमारी भी कहते हैं, ये बीमारी होती है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। यानी काला आजार रोग या जिसको डमडम बुखार कहते हैं, लिस्मानिया डोनाउनी से फैलता है या जो सैंड फ्लाई से भी संचारित होता है। जियार्डिया इंटेस्टाइनेलिस से जियार्डियसिस बीमारी होती है। और ट्रिपेनोसोमा क्रूजी से साउथ अमेरिकन ट्रिपेनोसोमियासिस जिसे चेगास बीमारी भी कहते हैं, यह उत्पन्न होती है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछने की संभावना पूरी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको भी हमें क्या कर लेना है? याद कर लेना है। नेक्स्ट देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट फाइल है। नेक्स्ट, माइकोराइजा को पादप जगत का जोकर कहते हैं। माइकोराइजा को क्या कहते हैं? पादप जगत का जोकर। सबको पता होता है। हेकल ने 3 जगत प्रणाली की खोज की थी, जिसमें प्लांटी, प्रोटिस्टा और एनिमिलिया को रखा जाता है। यानी हेकल ने 3 जगत प्रणाली दी। क्वेश्चन पूछा जाता है त्रिजगत प्रणाली के प्रदाता कौन है? तो वो है हेकल। 4 जगत प्रणाली किसने दी थी? वो दी थी कोपलैंड ने, जिसके अंतर्गत मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमिलिया जगत को सम्मिलित किया जाता है। लीनियस के काल में सभी पादप और प्राणियों के वर्गीकरण के लिए द्विजगत पद्धति विकसित की गई थी। यानी द्विजगत प्रणाली के प्रदाता कौन है? तो वह लीनियस यानी कैरोलस लीनियस, जिसमें उन्हें क्रम से प्लांटी यानी पादप और एनिमिलिया यानी प्राणी जगत में वर्गीकृत किया था। यानी कहने का मतलब है, पहला है माइकोप्लाज्मा को पादप जगत का जोकर कहा जाता है, सबको पता है। 3 जगत प्रणाली किसने दी? हेकल ने, जिसके अंतर्गत प्लांटी, प्रोटिस्टा और एनिमिलिया आते हैं। 4 जगत प्रणाली किसने दी थी? कोपलैंड ने, जिसके अंतर्गत मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमिलिया आते हैं। और 2 जगत प्रणाली यानी द्विजगत प्रणाली किसने विकसित की थी? तो वो की थी कैरोलस लीनियस ने, जिसके अंतर्गत प्लांटी और एनिमिलिया जगत को रखा जाता है। जीवों के वर्गीकरण के लिए वैज्ञानिक मापदंड का उपयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो वो किया था अरस्तु ने। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यानी जीवों के वर्गीकरण के लिए वैज्ञानिक मापदंड सबसे पहले किसने प्रस्तुत किए? तो वो प्रस्तुत किए थे अरस्तु नामक वैज्ञानिक ने। आगे सन 1969 आर.एच. व्हिटेकर द्वारा 5 जगत प्रणाली विकसित की गई थी या प्रस्तावित की गई थी, जिसके अंतर्गत सम्मिलित किए जाने वाले जगत कौन कौन से थे? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। यानी इसमें मैंने आपको 2 जगत प्रणाली, 3 जगत प्रणाली, 4 जगत प्रणाली और 5 जगत प्रणाली सबको एक जगह बता दिया है। और आपको पता होना चाहिए कि ये जो प्रणाली है, ये प्रणालियाँ किसके द्वारा विकसित की गई है। और यहाँ से क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, पूछे जाने की संभावना है। एक नोट भी दिया हुआ है आपको कि 5 जगत प्रणाली, 5 जगत वर्गीकरण पद्धति में वायरस को सम्मिलित नहीं किया गया है। तो इसको आप याद रखना, 5 जगत प्रणाली के अंतर्गत वायरस को सम्मिलित नहीं किया गया है। तो आप यहाँ से क्या याद रखोगे? आप यहाँ से याद रखोगे पहला कि माइकोप्लाज्मा को पादप जगत का क्या कहा जाता है? जोकर। यानी माइकोप्लाज्मा को पादप जगत का जोकर कहा जाता है। अगला
एकल ने 3 जगत प्रणाली दी जिसके अंतर्गत प्लांटी, प्रोटिस्टा और एनीमिलिया रखे गए थे। कॉपलैंड ने 4 जगत प्रणाली दी जिसके अंतर्गत मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनीमिलिया जगत को सम्मिलित किया गया। और लिनियस ने द्विजगत प्रणाली दी जिसके अंतर्गत उन्हें क्रम से प्लांटी और एनीमिलिया वर्ग को सम्मिलित किया गया था। और जीवों के वर्गीकरण के वैज्ञानिक मापदंड का उपयोग सर्वप्रथम अरस्तु ने किया। 5 जगत प्रणाली किसने दी? 1969 में आर्च व्हाइटेकर नामक वैज्ञानिक, जिसके अंतर्गत इन्होंने मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एवं एनीमिलिया जगत को सम्मिलित किया। और याद रखना, पंच जगत प्रणाली के अंतर्गत वायरस को सम्मिलित नहीं किया था, वायरस को सम्मिलित नहीं किया गया है। तो इस प्रकार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो ये आप क्या कर लोगे, इसको आपको ढंग से याद करना है। और ये जो स्लाइड है, यहाँ से क्वेश्चन आगामी कोई भी जो एग्ज़ाम होगा, चाहे वो रीट का हो, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड का हो, चाहे वो सेकंड ग्रेड का हो, यहाँ से क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो इसका आप ढंग से रट्टा लगा लेना है। आगे देखते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा जो लेसन है क्लास 11th का। जीव जगत का वर्गीकरण, क्लास 11th का सेकंड लेसन है हमारा, जीव जगत का वर्गीकरण, जीव जगत का वर्गीकरण, उसका सेकंड पार्ट था। और हमने जीव जगत के वर्गीकरण लेसन से बनने वाले जितने भी प्रकार के क्वेश्चन हैं वो हमने इस 2 क्लास में देख लिए। तो अब दोस्तों कल जो हम लेसन लेके आएंगे वो लेके आएंगे प्लांट किंगडम, यानी वनस्पति जगत। काफ़ी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, कल जो हमारा टॉपिक होगा वनस्पति जगत, वनस्पति जगत कक्षा 11th का थर्ड टॉपिक है, यानी 3rd नंबर लेसन है। तो उसमें एग्जाम की दृष्टि से जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चनों को हम देखेंगे। और ये जो हमने लेसन किया है अभी जीव जगत में, जीव जगत का वर्गीकरण, तो यहाँ से जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं वो उन सबको हम एक जगह पर लाने की कोशिश की है। और ये जो बनने वाले क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप इनको ढंग से अटेंड करें, ढंग से आप इसको याद करें। और अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट लग रहा है तो आप डाउट को कमेंट बॉक्स में ज़रूर पिनअप करें। और आप अपनी इस कक्षा को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अच्छा लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।